नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड का सेकंड पार्ट। हमने वैसे यहाँ से शुरुआत की थी भाषा से। भाषा क्या होती है, भाषा 1 मिनट में रिवीजन करा दूं, 2 मिनट में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाती, वो भाषा कहलाती है। भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जर्मन, स्पेनिश, इंग्लिश, ये सब भाषाएं। भाषा के प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है भाषा। एक मौखिक भाषा, जिसे बोलकर या सुनकर प्रकट किया जा सके, जैसे उदाहरण के तौर पर रेडियो, संगीत या फिर भाषण या फिर वार्तालाप, ये मौखिक भाषा के उदाहरण। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था लिखित भाषा, जिसे लिखकर या पढ़कर के प्रकट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किताबें पढ़ रहे हैं, कोई पत्र पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण है। वहीं आप देखेंगे एक और मैंने भाषा पढ़ाई थी, सांकेतिक भाषा। वो क्या होती है? जो इशारों या संकेतों के द्वारा आपसे बात की जाए, वो सांकेतिक भाषा है। फॉर एग्जाम्पल, यातायात के चिन्ह जो होते हैं, आप जाते हैं, सिग्नल के जो चिन्ह होते हैं, सिग्नल पे आपने देखा होगा लाल बत्ती होती है, हरी बत्ती होती है। तो लाल बत्ती पे क्या होता है भाई? रुक जाते हैं लोग, बल्कि वहाँ लाल बत्ती के ऊपर तो कोई खड़ा व्यक्ति ये नहीं चिल्ला रहा होता रुको रुको रुको, है ना, फिर भी हम रुक जाते। तो ये सांकेतिक भाषा है। एक कवि हुए हैं बिहारी जी, उन्होंने तो इसके ऊपर लिखा है, बिहारी ने, कि बिहारी बिहार से नहीं थे, ये भी ध्यान रहे। बिहारी सत्सई एक बुक लिखी उन्होंने, तो उसमें लिखा है कि कहत नटत रीजत खींचत मिलत खिलत लजिया तो भरे भवन में करत है नैन नहीं सब बात। कि मतलब दो नायक नायिकाएं हैं, नायक बैठा है, पुरुषों में नायिका बैठी है, स्त्रियों में, और शोक सभा चल रही। शोक सभा मतलब कहीं दुख की बात हो गई है, तो वहां दुख में बैठे हुए, और दोनों के दोनों आपस में आंखों ही आंखों बात कर लेते कि चलो बोले अब बहुत दूर हो रहे हैं, और वो उठते हैं चले जाते हैं, केवल और केवल आंखों में ही देख करके। फिर मैंने आपको सांकेतिक भाषा के बाद में फिर भाषा के कुछ अन्य प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें आपको पढ़ाया था मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संचार भाषा। मातृभाषा क्या होती है, ध्यान से समझो। मातृभाषा वह भाषा है जो हमें हमारे परिवार के द्वारा हमें मिलती है। प्रथम भाषा भी जिसे कह सकते हैं कि ये भाषा वो है जो हमें परिवार के द्वारा मिलती है। जैसे मैं हिंदी परिवार में पैदा हुआ, ऐसे परिवार में जहाँ हिंदी बोली जाती थी, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है। अगर मान लो कोई बच्चा है, वो संस्कृत बोलने वाले परिवार में पैदा हो जाता, तो उसकी मातृभाषा संस्कृत होती। उर्दू वाले में हो जाता तो उर्दू होती उसकी, इस तरीके से। राजभाषा की बात करें, राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें वो किसी देश की आधिकारिक पूरी आधिकारिक क्रियाकलाप चल रहे होते, मतलब आधिकारिक गतिविधियां चल रही होती। मतलब जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह, पुलिस थाने वगैरह, ये सब चीजें चल रही होती हैं, जिसमें लिखित कागज कार्रवाई जो होती है वो हिंदी में हो रही है। तो वो राजभाषा है। जैसे भारत की एक राजभाषा है जो कि क्या है? इंग्लिश, हिंदी है। साथ ही साथ भारत की और भी अन्य राजभाषाएं हैं जिनमें सरकारी कामकाज होते हैं। फिर अगली बात करें राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे समूचे राष्ट्र की एकता का, सांस्कृतिकता का प्रतीक होती है। कोइंसिडेंसली भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। गलतफहमी रहती है हमें कि भारत की हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। और वो भी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा होने का दर्जा मिला था। फिर बात करें अगली आपकी संचार भाषा की। संचार भाषा क्या होती है? संचार भाषा वह भाषा है जिसमें कोई भी दो देश या दो राज्य या दो व्यक्ति, कोई भी दो प्राणी बात कर रहे होते हैं, वो उनकी संचार भाषा कहलाती है। मतलब कि दो व्यक्ति आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं तो उनकी संचार भाषा, कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी हिंदी। कोई अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो उनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोई संस्कृत में कर रहा है तो उनकी कम्युनिकेशन संचार भाषा होगी संस्कृत। कोई तमिल में कर रहा है तो तमिल होगी। संचार भाषा बदलती रहती है, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया था, भाषा का एक छोटा पार्ट जिसे कहा जाता है बोली। बोली क्या होती है? बोली आंचलिक क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली है, भाषा होती है। मतलब कि छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। ध्यान रहे, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है और बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे अवधी है, मैथिली है, संताली है, और हरियाणवी है, भोजपुरी है। ये सब हिंदी की ही भाषाएं, बोलियां हैं, छोटी छोटी बोलियां जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। फिर इसके बाद में मैंने आपको लिपि लिखाई थी। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि बोली की स्क्रिप्ट नहीं होती है, बोली को लिखा नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लिपि नहीं है। एक तरीके से ऐसे समझो,
लेकिन वही आप देखोगे कि आपकी जो लिपि है वो क्या है, लिखने का ढंग, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। चलिए तो फिर इसके आगे की बात करते हैं हम, इसके आगे देखेंगे। इसके आगे फिर मैंने लिपि के बाद में लिपियां, कुछ लिपियां पढ़ाई थी आपको। लिपियां पढ़ाने का मतलब क्या था, लिपियां कुछ इस तरीके से, जैसे देवनागरी एक लिपि होती है। देवनागरी लिपि की कौन कौन सी भाषाएं हैं, या यूं कहेंगे देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में भाषाएं लिखी जाती हैं, हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, मराठी है, या बोडो है, ये सब। गुरुमुखी लिपि में कौन सी बोलियां लिखी जा कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है। बंगला लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, बंगाली लिखी जाती है। अंग्रेजी, रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो अंग्रेजी लिखी जाती है, फ्रांसीसी लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है, स्पेनिश लिखी जाती है। और ऐसे ही आपकी फारसी लिपि में कौन सी, उर्दू लिखी जाती है। फिर इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है, मतलब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 6 शास्त्र हैं। कितने हैं, 6 शास्त्र हैं, जिसमें से एक शास्त्र व्याकरण है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें किसी मतलब भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, जो समझना, व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। लेकिन ध्यान रहे वो व्याकरण उसी का होना चाहिए। जैसे इंग्लिश का व्याकरण इंग्लिश ग्रामर कहलाती है। संस्कृत का व्याकरण जो पाणिनि द्वारा लिखा था वो संस्कृत भाषा की शुद्धि का ज्ञान कराता है। हिंदी का व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण जिसे कहते हैं, वो हिंदी भाषा की शुद्धि का ज्ञान कराता है। ठीक है ना, ध्यान रहे। व्याकरण के कुछ अंग होते हैं जो कि 4 तरीके से बांटे गए, 4 अंग बताए गए। एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वर्ण विचार में वर्ण से संबंधित शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द विचार में शब्द से संबंधित शुद्धि अशुद्धि, और पद विचार में पद पता चलते हैं कि किस पद को क्या कहा जाता है। और वाक्य विचार में आपको वाक्य से संबंधित शुद्धियों का ज्ञान मिल रहा होता है। फिर इसके बाद में एक नया चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वर्ण। वर्ण क्या होता है बता दूं आपको। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को और क्रमबद्ध क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। या यूं कहें कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध स्वरूप ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक। फिर मैंने आपको वर्ण के प्रकार बताए थे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। फिर मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वे वर्ण हैं, वे अक्षर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले लिखे जा सकते हैं। ठीक। वर्ण स्वर वो वर्ण है या व्यंजन सॉरी अक्षर हैं जिन्हें हम अकेले लिखे मतलब स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, अकेले सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर स्वर के आपको उदाहरण बताए थे, जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं। ठीक। स्वर की मात्राएं बताई थी, जो कि छोटा आ से कुछ नहीं, बड़े आ का बड़ा डंडा, छोटी की छोटी मात्रा, बड़ी की, ऐसे मात्राएं बताई थी। बहुत मतलब बेसिक कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज आपके पास में हो उस भाषा की, जो मैं भाषा आपको पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने आपको स्वरों के भेद पढ़ाए थे। स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। स्वर ह्रस्व स्वर मतलब कि बहुत कम साउंड निकले, जिनमें कम ध्वनि निकले, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, 4 होते हैं। अ, ई, री, उ, ये 4 हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जो इनसे ज्यादा ध्वनि लेते हैं। ज्यादा ध्वनि कैसे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये सब आपके दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर वे स्वर हैं जो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा ध्वनि लेते हैं। जैसे बड़े आ से भी ज्यादा एक डा जैसा बनता है, डा डबरू जैसा, वो पुराने किताबों में आपको देखने को मिलेगा। तो वो और बड़ा आ बनता है। और या ओम की ध्वनि जो होती है, सिंपल सा समझो, ओम की ध्वनि, ओम, आप धीमे बोल ही नहीं सकते हो, तो ये प्लुत स्वर है। प्लुत स्वरों का यूज अब हम नहीं करते, ना के बराबर करते। फिर स्वर के अन्य भेद कुछ बताए थे, जैसे कि अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर क्या होता है, अंग से अंगूर वाला। जैसे कि हमने लिखा कंचन, पंकज, या चंदन, ये सब आपके क्या है, या फिर कंत, ये सब क्या है आपके अंग की बिंदी से बने हुए वर्ड हैं। अनुनासिक क्या होता है, जिसपे चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु कैसे, चंद्र बिंदु और बड़े या का डंडा, वो अनुनासिक होता है। जैसे कि चांद या मांद,
फांद या बांधना, या आपके पांच, कांच, सांच, जांच, इन सब में चंद्र बिंदु और बड़ा डंडा आता है, ये अनुनासिक कहलाता है। विसर्ग की बात करें तो दो बिंदी लगती है, आहा की दो बिंदी आप लोगों ने पढ़ी होंगी बचपन में, वो लगती है, तो वो उनको यूज कहा करते, जैसे पुनः या आरंभ, सॉरी आरंभ नहीं, अंत, ऐसे इन सब में आ जाता है। फिर इसके बाद में स्वर की हम अन्य काइंड पढ़ने वाले हैं आज, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जिसे हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन। मैं सही ढंग से लिख दूं क्योंकि कई बच्चे इसे भी गलत तरीके से नोट कर लेते। व्यंजन, तो हेडिंग बनाने के बाद में व्यंजन में हम लिखेंगे व्यंजन क्या होते हैं, ध्यान रहे। व्यंजन व्यंजन वे अक्षर, या जिसे वर्ण कह देते हैं, या वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से लिखे व बोले जाते। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे अक्षर या वर्ण हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं व स्वरों की सहायता से लिखते हैं। उदाहरण अगर आप देखना चाहें, उदाहरण जिसे एग्जाम्पल कहते हैं, उदाहरण, उदाहरण समझिए जरा। उदाहरण में जैसे आप देखो कहीं लिखा मिल जाए काम, तो काम को हम कैसे लिख पाएंगे? का प्लस बड़ा आ प्लस म प्लस छोटा आ। आप अगर ध्यान से देखो यहाँ, तो ये व्यंजन है और व्यंजन को स्वर की सहायता से लिखा जा रहा है, ये व्यंजन है और व्यंजन को स्वर की सहायता से लिखा। ध्यान रहे, स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। परतंत्र किसके होते हैं? स्वरों के। मतलब कि व्यंजनों को लिखने के लिए, बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता चाहिए होगी, बिना स्वर के हम व्यंजन बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना? फिर इसके बाद में आपको आगे पढ़ाएंगे हम स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के सॉरी व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? व्यंजन के भेद कितने हैं भैया? देखो जरा। नंबर एक, स्पर्श व्यंजन। नंबर दो, आपका अंतःस्थ व्यंजन। नंबर तीन, ऊष्म व्यंजन। नंबर चार, संयुक्त व्यंजन। ये आपके व्यंजन के टाइप मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से आप देखोगे हम आपको इस बार ना थोड़े अलग तरीके से थोड़ा लिखवाएंगे। चार टाइप हैं जिसमें से चारों ये रहे, और हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ये है का, खा, गा, घा, ना। ठीक। फिर का, चा, चा, छा, जा, झा, ञ, ता, ता, दा, धा, ना। ता, था, ये क्या है? था थर्मस है, नहीं गलत है। ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, 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 भा, मा। फिर आपकी क्या आती है? या, रा, ला, वा। फिर आपके शा,
च, क, हा। फिर आपका आता है 6 का, या, श्रमिक। ये तो इसमें से कौन सा क्या है? तो आप अगर गौर से देखोगे तो ये जितने भी व्यंजन लिख रखे हैं ये वाले, ये सब के सब क्या हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है संख्या। कितने हैं बेटा? 25 होते हैं। फिर बात करें इसकी, ये क्या है? ये है आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक। फिर बात करें ये वाले कौन से व्यंजन है? इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। फिर बात करें इसको, ये कौन से? ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना जरा, इन सब के बोलने का एक ढंग है। ढंग कैसे? ये कहाँ से बोला जाता है? आपको मैं लिखाई दे रहा हूं, और याद कर लेना, ये कंठ से। का, खा, गा, घा, ङा, हाँ, यहाँ से बोले जा रहे हैं। ये कंठ है, ये वाला पार्ट है ना, का, खा, गा, घा, हाँ, है ना। फिर ये तालु से, चा, छा, जा, झा, ऐसे, है ना। ये दंत से, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा दिया। दंत वाला पार्ट ये है, ये दंत से। इसमें कोई भी रटने वाली चीज नहीं है। आप अगर ऐसे देखो, ये एक व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति के ये पूरा पार्ट है, ठीक है ना। ये यहाँ पे दांत है, ठीक। ये कुछ, ठीक, कुछ इस तरीके से पार्ट होता है ये, ठीक है। इस वाले पार्ट को कहा जाता है कंठ। कंठ है। यहाँ से कौन सा पार्ट बोला जा रहा है? का, खा, गा, घाण, फिर चा, छा, है ना। ये क्या है? तालु से। किससे? तालु। ये यहाँ से चा, छा, जा, झा, ङा, इस वाले पार्ट से क्या बोला जा रहा है? ताल, ताल पे ऐसे बोलते हैं। फिर टा, ठा, डा, ढा, णा, मूर्धन्य जिसे कहा जाता है, यहाँ से ये वाला पार्ट, है ना। फिर मूर्धन्य। फिर इसके बाद में दंत आता है। क्या आता है? ये दंत है। दंत, दंत से ता, था, दा, धा, ना, ऐसे। फिर ओठ आते हैं। होठ जिन्हें कहते हैं, होठ से क्या होता है? पा, फा, बा, भा, मा, ऐसे। तो ये ताल मूर्धन्य, ठीक। और ये होठ से, ठीक। ये ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं, बस पता करने वाली। अंतस्थ व्यंजन मतलब अंतस्थ, अंदर से निकल रहे, या, रा, ला, वा, ऐसे। इन्हें निकालते समय ऊष्मा निकलती है। आप गौर से देखोगे तो ऊष्मा कैसे निकलती है? शा, श, स, हा, हा, ऊष्मा, गर्म हवा निकलती है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो अक्षरों से मिलके बनी है। दो अक्षर कैसे? कोई ता और रा से मिला है, कोई का और सा से मिला है, कोई या और या से मिला है, कोई सा और रा से मिला है, इस तरीके से। ये पूरा का पूरा आपका व्याकरण जितना है वो साइंटिफिक है। साइंटिफिक है, ऐसा नहीं, साइंटिफिक मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है ये पूरा, बाकायदा
धीमे 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 चलता हुआ ऊपर से आता है, कंठ से, मूर्धन्य से, तालु से, है ना, दंत से, ओष्ठ से, कुछ इस तरीके से। मतलब इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसमें आपके साथ में धोखाधड़ी वाला काम किया जा रहा हो। सीधा सीधा व्याकरण है, कोई भी बेवकूफ बनाने वाली चीज नहीं है इसमें, ध्यान रहे। ये पूरी हिंदी व्याकरण का वर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हालांकि इसमें कुछ और भी होते हैं पार्ट, कुछ और पार्ट क्या होते हैं जिनमें आप जैसे देखेंगे प्राण आपको पढ़ाया जाता है, स्टार बना के लिखना प्राण। प्राण दो तरीके के होते हैं, एक जिन्हें कहा जाता है अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, और एक होते हैं महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण मतलब क्या होते हैं, व्यंजन जिन्हें बोलने में कम हवा लगती है। कम हवा लगती है मतलब अल्प मतलब कम, प्राण मतलब, ओहो मैंने इससे लिख दिया, चलिए इरेज करो इसे, और फिर हम इसे इस पे देखिए, अल्प मतलब कम, ठीक। और प्राण मतलब क्या होता है, वायु, है ना। जब कम वायु निकले तो अल्प प्राण व्यंजन होंगे। जैसे क, क में ज्यादा निकल रही है, कम, कम निकल रही है। वही आप खा बोलो तो ज्यादा निकल रही है ना। महाप्राण महा मतलब अधिक, और प्लस प्राण मतलब क्या होता है, वायु। इनके अगर उदाहरण देखोगे आप बच्चों, उदाहरण सीधा सा समझने वाली बात समझना जरा, अगर समझ लोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। कैसे कि का, खा, ग, घा, घ यहाँ आएगा, है ना, ड़, च, झा, ज, झा, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही ये और भी है। जिन वर्णों को बोलते समय हमें कम हवा निकालनी पड़ती है वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और जिनको ज्यादा निकालनी पड़ती है वो कहलाते हैं महाप्राण। क्या कहलाते हैं, महाप्राण। इसी के साथ इसमें और भी पार्ट हैं, जैसे कि सघोष, अघोष, ये कंपन के आधार पर होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस इतना ही समझ लो, यहीं तक ठीक है। फिर मैं आपका रिवीजन कराए दे रहा हूँ 1 मिनट में सारा, ध्यान से देखो। हमने ये पढ़ा था वर्ण का ही। वर्ण क्या होते हैं, किसी भी भाषा की सब, सॉरी, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, और किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके को वर्णमाला कहा जाता है। फिर मैंने आपको वर्णों के प्रकार पढ़ाए थे। वर्ण दो प्रकार के हैं हिंदी में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व लिखे जाते हैं। स्वर के टाइप बताए थे, स्वर 3 तरीके का होता है, एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, वो स्वर जिसे हमें बोलते समय, ह्रस्व स्वर वो स्वर है जिसे बोलते समय हमें कम हवा निकलती है। ह्रस्व स्वर जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर जिनमें ज्यादा हवा निकलती है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर बात करें अब सॉरी उसकी प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन्हें और ज्यादा हवा चाहिए होती है, जैसे ओम, ज्यादा साउंड चाहिए होता है। फिर इनके अलावा मैंने स्वर के अन्य काइंड भी बताए थे, अन्य भेद भी बताए थे, जिसमें आपके 3 बताए थे। 3 में कौन कौन सा, एक था अनुस्वर, एक अनुनासिक, और एक विसर्ग। अनुस्वर क्या है, अंग अंगूर वाला, जैसे कंचन, पंकज, है ना, चंद, ये।
वही अनुस्वर अनुनासिक कौन सा है जिसपे चंद्र बिंदु लगती है, वैसे जैसे चांद, मान, बांध या पांच, कांच, सांच, ये सब। तीसरा विसर्ग बताया था। विसर्ग क्या है, जिसमें आहा की दो बिंदी लगती है, जैसे पुनः, अंतः, ये सब इस तरीके से। ठीक। फिर मैंने इसके बाद आपको बताई थी व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ड या अक्षर जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। फिर आगे व्यंजन की टाइप बताई। व्यंजन मैंने मुख्यतः चार तरीके से बताया था। संकर व्यंजन भी होते हैं, लेकिन हम केवल इतने ही पढ़े हमने। चार प्रकार के बताए मैंने कौन कौन सा। एक तो का कबूतर से लेकर के माँ मछली तक 25 व्यंजन जो कि स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ये स्पर्श से निकलते हैं। स्पर्श कैसे, जुबान कहीं ना कहीं, मतलब जीव आपकी कहीं ना कहीं स्पर्श होगी, टच होगी मुंह में, तभी ये निकलेंगे। आप देखोगे या, रा, ला, वा बिना स्पर्श के निकल जाते, बिना टच किए, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कौन से, का, खा, गा, घाना, चा, छा, जा, झाना, टा, ठा, डा, ढाना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, वा, मा, या, रा, ला, वा, हा, हा, क्षेत्र ज्ञान, ये पूरे के पूरे व्यंजन है, जिसमें से का से मा तक क्या है, स्पर्श व्यंजन 25। फिर या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, 4 है। फिर उसके बाद में श, श, स, हा, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन है, ऊष्मा निकलती है बोलते समय, मतलब गर्म हवा निकलती है। और फिर आपके आते हैं आपके क्षेत्रज्ञ और श्रमिक वाला, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन है। इस तरीके से व्यंजन खत्म होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको प्राण पढ़ाए, हालांकि इसमें महाप्राण व्यंजन और अल्प प्राण व्यंजन लिख दिया है, लेकिन ध्यान से समझो, अल्प प्राण पूछा जाए मतलब जिन्हें कम हवा निकलती, कम हवा चाहिए, वायु चाहिए निकलने के लिए, वही महाप्राण जिन्हें ज्यादा वायु चाहिए बाहर निकलने के लिए। ये अल्प प्राण और महाप्राण स्वर भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने फिलहाल में व्यंजन पढ़ा दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा दिया जिससे आप सीख जाएं। ठीक ठीक, चलते हैं, इसी के साथ आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, तब तक के लिए नमस्ते।